हेलो स्टूडेंट, क्या आप नीट 2025 के लिए रिपीट लेने का सोच रहे हैं क्या? तो उससे पहले पूरे साल आपके साथ क्या बीतने वाला है, कभी आपने उसके बारे में सोचा है कि पूरे साल मेरी पढ़ाई कैसी हो सकती है, क्या करेंगे तो अच्छी होगी, क्या करेंगे तो खराब हो सकती है। तो उसके बारे में जो सच है, आज सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। क्या आपको ये ड्रॉप लेना चाहिए? तो सबसे पहले आपका ये सवाल खुद से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कह रही है या कोई हमारे फ्रेंड कह रहे हैं, कोई भैया कह रहे हैं, कोई दीदी कह रही है, चाहे किसी के बहकावे में आप आके रिपीट कर रहे हैं जबकि आपका मन नहीं है। तो सबसे पहले ये करना बंद कर दें। अगर आपका खुद का मन है, आपको ऐसा लगता है कि हमने अपना 100% नहीं दिया है, हमने अपना 100% नहीं दिया, तभी आप नीट के लिए तैयारी करें। आपको किसी के एडवाइस के कारण ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। ये बात आप समझे। नीट में ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, ये आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें तो ठीक है। आपको क्या लगता है कि आप अप्रॉक्स 11 महीने तक 10 से 12 घंटा प्रॉपर मेहनत कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तभी नीट ले रिपीट के लिए। नहीं कर पाएंगे तो कोशिश करें कि आपके जो मार्क्स है उस पर आपको बेस्ट कॉलेज क्या अलॉट हो सकता है तो वो ले। अगर आपको सिर्फ एमबीबीएस ही करनी है या आपको नीट क्लियर ही करना है तो ही आप रिपीट करें। आपका एकदम माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के बहकावे में, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भैया दीदी के बहकावे में आके करे, क्योंकि उनका कुछ नहीं जा रहा है। उनका कुछ नहीं जा रहा, आपका एक ईयर जा रहा है। क्या पता इस साल कटअप क्या जाए, 620 630 किसी को बोल रहा है, किसी का 650 मैंने सुना है। हालांकि कटअप ज़्यादा जाने वाला है, पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा जाने वाला है, ये सच्चाई है। तो किसी के बहकावे में आके नहीं, क्योंकि हर साल कटअप बढ़ेगा, कुछ कम नहीं होने वाला है। क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है वो आप देख रहे हैं क्या, कि वो गिरता जा रहा है, लेवलिंग गिरती जा रही है। पेपर की क्या लेवल होनी चाहिए, पूरी एनसीईआरटी से आने के कारण सबको एनसीईआरटी पता है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन का पैटर्न, देख रहे हैं बहुत आसान वे में पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीजें, सिर्फ ये नहीं सोचे कि हमारा ड्रॉप लेने से नंबर बढ़ेगा या सिलेक्शन हो जाएगा। उस पर डिपेंड नहीं करता है कि कितने ड्रॉप है उससे नंबर बढ़ जाए, ये डिपेंड नहीं करता। आप उस ड्रॉप में कितना मेहनत किए उससे डिपेंड करता है कि आपके नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, क्या होगा। ये सारी चीजें आपके ड्रॉप लेने से नहीं, आप उस ड्रॉप में कितना मेहनत कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ ये सोच लिया कि हम ड्रॉप ले रहे हैं और बाकी हम, माइंडसेट मेरा वही है पुराना वाला रिपीटर की तरह, कि एक हमारी रिपीटर की तरह माइंडसेट है, तो वो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट मतलब मेरा क्या, कि सिर्फ हमारा फोकस स्टडी पे रहना चाहिए। फोकस स्टडी पे रहने का मतलब क्या, आपको खुद को कैसे बिहेव करना है कि आप जस्ट ए न्यू लर्नर की तरह है। एक नया लर्नर, जो चीज़ आप, हर चीज़ को आप ऐसे देखिए कि मैं हर चीज़ ये नया सीख रहा हूँ। ये चीज़ ध्यान में, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें मुझे आता है तो छोड़ के क्लास छोड़ देते हैं, चलते हैं कहीं और, कुछ और कर लेंगे रूम पे जाके। जी नहीं, मैंने कहा कि आपका एक अप्रोच बिल्कुल नया लर्नर की तरह होना चाहिए। उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। आपके ड्रीम कॉलेज फिक्स होना चाहिए, मतलब आपका एक, कि कोई कॉलेज में मुझे जाना है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको कहाँ जाना है ये तो आपको पता होना चाहिए। नंबर से नहीं मैं कह रहा हूँ, नंबर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि नंबर वैरी कर सकता है, रैंक वैरी नहीं कर सकता। अप्रॉक्स रैंक उसी जो आप सोचते हैं वही आता है अप्रॉक्स, लेकिन उसके लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है ये चीज़। तो आपको एक, अगर आपका ड्रीम कॉलेज है तो ठीक, नहीं है तो पहले आप सोचें कि आपको जाना कहाँ है, आपको अपने स्टेट में रहना है, आपको अपने स्टेट से बाहर जाना है, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें आपको खुद सोचना पड़ेगा। ये सारी चीज़ मैंने पहले ही कहा है कि आप खुद को ड्रॉपर नहीं समझे। ड्रॉपर के जगह आप खुद को क्या ट्रीट करें, तो फ्रेशर्स की तरह ट्रीट करें जब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं। क्योंकि जब आप सीखते हैं तो अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं फ्रेशर्स में, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे नहीं आता,
लेकिन वही चीज़ें जब रिपीटर में क्लास में बैठते हैं तो आप ये आपके माइंडसेट में पहले से बना हुआ था कि ये चीज़ें मुझे आती है, ये चीज़ें नहीं आती है, ये सारी चीज़, ये चीज़ें मुझे आती है। आधे से ज़्यादा रिपीटर्स को पता होता है कि ये मुझे आता है, लेकिन वहीं तो आपकी गलतियाँ होती हैं। आपके कॉन्सेप्ट में कहीं न कहीं मिस्टेक हुआ रहता है जिसके कारण आपके क्वेश्चन गलत हुए रहते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है कि हमें, जब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हमें बिहेव एज़ ए रिपीटर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। हमें फ्रेशर्स की तरह बिहेव करना है कि हम अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखें। क्योंकि अगर आपकी गलतियाँ नीट में कम मार्क्स आए, कम आ रहे हैं मार्क्स, तो आपकी दो ही चीज़ गलतियाँ होगी, या तो सिली मिस्टेक हुए होंगे या तो कॉन्सेप्ट में गलत हुआ होगा। कॉन्सेप्ट में गलत आप इस तरीके से सही कर सकते हैं। ड्रॉपर कब बिहेव करे खुद को? जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? ड्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाते हैं। फ्रेशर्स क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझे रहते हैं, समझना रहता है वो सारी चीज़ें, तो इसीलिए वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर पाते हैं। वो चीज़ों को रटते हैं, फॉर्मूला रटते हैं, सवाल करते हैं, समझते हैं। लेकिन आपके पास ये सारी चीज़ें हुई है, आपने क्लास में अच्छे तरीके से समझा हुआ है। तो कोशिश करें जब भी हम क्लास से आए, एक बार अगर रीडिंग देना है तो दे ले, फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बहुत ज़्यादा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है, जितना ज़्यादा से हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है आपको। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब करें पढ़ना कैसे? बात आती है कि हमें पढ़ना कैसे? तो क्या होता है, मैंने ये देखा है कि रिपीटर्स ज़्यादा गलतियाँ कहाँ करते हैं, वो क्लास, पहली बात तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। आपको कोचिंग की ज़रूरत है कि नहीं? कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, दोनों में बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको लगता है कि मुझे कॉन्सेप्ट में बहुत दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो आपको कोचिंग या किसी कोई भी चीज़ ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी चीज़ें ज़रूरत है आपको लगता है तो आपको करना चाहिए। दूसरा चीज़, आपको कभी ये फीलिंग होती है कि मैं खुद से नहीं कर पाता, मेरा खुद से जो मैं प्लान करता हूँ वो नहीं कर पाता, तो आपको कोचिंग या किसी भी छोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, क्योंकि आप उसके पाथ में उनका एक वो रहता है, पूरा सिलेबस रहता है कि उसके हिसाब से आप चलें। अगर आप अपना खुद का नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पूरे साल का एक आपको शेड्यूल बना के रखना होता है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको कोचिंग की जरूरत है। या तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपके मार्क्स 20-30 नंबर ही कम है, 600 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि किसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और खुद से पढ़ाई करें उस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के अनुसार। और सिर्फ उतना ही नहीं पढ़े, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़े, वो सारी बातें आगे करेंगे। तो बात करते हैं, तो अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें तो आप जाएं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है। अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो उस चीज़ को क्या करें, आप घर पे ही बैठ के, आपको पता है क्या है चीज़ें, सारी चीज़ों को रिवीजन करें। आपका पूरा एक वीकली स्टडी प्लान होना चाहिए। एक वीक में मुझे क्या क्या करना है, अगले वीक में मुझे कौन सा टेस्ट देना है, तो उस हिसाब से पहले उस टेस्ट की तैयारी करके उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ये सारी चीज़ें फिक्स कर देना। फिर अगर उसके बाद आपको लगता है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको 1-1.5 घंटे बचाना है, क्योंकि आपका सिलेबस जल्दी खत्म होना चाहिए। क्योंकि अगर सिलेबस दिसंबर में खत्म होगा तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने आप रगड़ के मेहनत कीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 100% हो सकती है। तो प्रॉपर हमें नोट्स बनाना है कोचिंग के दौरान, अगर आप कर रहे हैं तो क्लास में बैठे बैठे आप ऐसा नहीं करें, आपको प्रॉपर बनाइए नोट्स। हाँ, रफ बनाइए, फेयर बनाइए, वो आपकी मर्जी, जो भी बनाइए वही बनाइए, रफ फेयर जो भी बनाना वही बनाइए, ठीक है। कोई आपसे नहीं मांगने जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़, रिवाइज नोट्स, डेली नोट्स रिवीजन करना है, ये सबको पता होता है, करना भी है। हाँ, बनाते हैं, लेकिन कोचिंग में बनाते हैं, घर आके बैठ के फिर वो पढ़ते नहीं है, मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों को देखा। तो ये चीज़ नहीं करना। कोचिंग से आने के बाद अगर आप ऑब्वियस बात है रिपीटर है, तो आपको क्या करना है, 250 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कितने? 250 से 300, जिसमें ये हमारी बायोलॉजी में 200 टू 150, फिजिक्स में 75, क्योंकि फिजिक्स न्यूमेरिकल होता है। अगर आप इससे ज़्यादा करें, मिनिमम मैं इतना बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में 75 से 100, क्योंकि केमिस्ट्री और आसान होती है। तो ये चीज़ें करना, मिनिमम इतने क्वेश्चन आपको करने की आदत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एग्जैक्ट एक बैच क्या होता है, लास्ट टाइम में मार्च में क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं, वो बनता नहीं है। रीजन ये है कि आपने शुरू में कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किया,
तो अभी से करेंगे तो ज़्यादा आसान होगी चीज़ें। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो सारी बातें भी करेंगे, ठीक है। अगला, हमने कहा है कि आपका सिलेबस कब नवंबर से दिसंबर में खत्म हो जाना चाहिए। ये 100%, अगर आप रिपीटर है तो ये चीज़ होना ही चाहिए, आपके नवंबर से दिसंबर में सिलेबस खत्म। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि क्लास 12th वाले का भी जो बोर्ड रहता है तो नवंबर से दिसंबर में सिलेबस खत्म हो जाता है, आपको पता हो। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में देखते हैं नवंबर से दिसंबर में उनका खत्म हो जाता है। तो भैया आप भी खत्म करके रखिए ना, आपका तो सब पढ़ा हुआ है। तो ये चीजें आपको करनी है। हमने कहा ही है बिहेवियर, खुद को फ्रेशर्स नहीं बिहेव करे। कब, जब क्वेश्चन बना रहे हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो फ्रेशर्स बिहेव करे। तो ये चीजें, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या, तो अपना जो वीक सब्जेक्ट है आपको पता होता है, हर लोगों का वीक सब्जेक्ट पता होता है, क्योंकि नीट के मार्क्स से और वहां नहीं क्वेश्चन बनता उसे पता होता है। तो अपने वीक सब्जेक्ट पे 3 से 4 घंटा डेली दे शुरू में। ऑब्वियस सी बात है, जिनके फिजिक्स, मोस्ट ऑफ द लोगों को फिजिक्स वीक होते हैं, फिजिकल वीक होते हैं, तो पहले उन पे 3 से 4 घंटा डेली दे। क्वेश्चन बनाए तो ये नहीं देखे कि हाँ 3-4 घंटे बीत गए, बनाते रहे लगातार। अगर बन रहा है तो लगातार बनाते रहे, नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट पढ़े फिर क्वेश्चन में। तो ये चीजें देखिए, अब स्टडी कैसा करना है सबका अपना अपना प्लान होता है। मैं, आप कब पढ़ते हैं मैं उस हिसाब से आपका प्लानिंग नहीं डिसाइड कर सकता। सबको अपना अपना, आप कब पढ़ते हैं, कब जागते हैं, कब सोते हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड करके आपको एक अपना स्टडी प्लान बनाना चाहिए कि हाँ मैं इतने बजे से इतने बजे से सोता हूँ, तो सुबह मैं 3 से 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, उसके बाद खाना खा के स्नान करके पढ़ सकता हूँ, तो वो ही कोचिंग जाता हूँ तो कैसे। तो वो अपना एक पॉइंट होना चाहिए कि आपको, तो मिनिमम ये क्या होना चाहिए, 10 से 12 घंटा की स्टडी होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी। आप क्लास जा रहे हैं तो 8 से 10 घंटे मान लीजिए, नहीं जा रहे हैं तो 10 से 12 घंटे से ऊपर की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। आपको कैसे करना है ये सारी आपको खुद डिसाइड करना है। प्रॉपर सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे, जो वीक है उसको ज्यादा टाइम दे, अभी से ही ज्यादा टाइम दे कि बाद में मुझे उस वीक को लेके दिक्कत ना पड़े। तो वो चीजें करनी है आपको। अब मैं बायो पे आता हूँ, क्योंकि मैं बायो पढ़ाता हूँ तो इसीलिए मैं बायो पे। बायो को कैसे करना है, कंप्लीट बायो की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं कि नीट के लिए जो बायो के क्वेश्चंस हैं, वो उसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चन लेवल क्या है, वो सारी चीजें एनालाइज करना पड़ेगा। कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से कम क्वेश्चन पूछा जाता है, पैटर्न देख रहे होंगे। तो आपने ये देखा होगा आजकल मैथ द कॉलम का खूब पैटर्न। मैथ द कॉलम पे मैं कहूँ 10 से 12 सवाल रहे होंगे। तो इतने मैथ द कॉलम किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो पहले वो चीजें ये आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, मतलब जिस किससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने देखा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, रिप्रोडक्शन, इन सबसे आज इस सब सवाल ज्यादा था। सिंपली बात। तो आपको उन पे भी फोकस करना है कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज काफी ज्यादा है, किससे इजी क्वेश्चन रहते हैं, किससे हार्ड क्वेश्चन रहते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। सच्चाई वाली बात है। हाँ, अब क्या होता है, किसी, आपने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने डिलीटेड पोर्शन से बाद में जब नीट के कुछ दिन, 10-15 दिन बाकी था, तो वो लोग डिलीटेड पोर्शन से भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में डालने लगे थे। तो आपने देखा होगा नीट में डिलीटेड पोर्शन से एक क्वेश्चन भी नहीं आया था। तो आपको एनटीए पे बिलीव करना होगा, नहीं तो वही चीजें हैं कि उसको भी पढ़िए इसको भी पढ़िए, बाद में पता चलता है वो नहीं आता, या नहीं पढ़ रहे हैं, लास्ट में एक बैग वो पूछने लगते हैं तो पैनिक कर जाते हैं बच्चे। मुझे मिले थे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले थे जो बता रहे थे कि हाँ सर ये आ रहा है तो मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। मैंने कहा सिर्फ नैप नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको कहाँ किस सिलेबस पे बिलीव करना है पहले तो जो एनटीए ने दिया आपने देखा उसी के अंदर से पूछा गया, तो कोशिश करें कि पहले उतना तो करें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपनी गलतियां कहाँ की है उस पर भी हमें फोकस करना है। गलतियां दो होती है, मैंने पहले भी बोला है, गलतियां दो होती है, कंसेप्चुअल और दूसरी सिली मिस्टेक। कंसेप्चुअल को कैसे ठीक करेंगे, तो हम क्या फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट लर्निंग पे, और क्लास में या जो भी आप रिवीजन कर रहे हैं उस दौरान हम ठीक करेंगे, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उस दौरान ठीक करेंगे। सिली मिस्टेक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने पे ही होता है, 100% श्योर। तो कोशिश करें
कोई फर्जी के एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़े। आया हुआ है, पहले आया हुआ है, 2015 16 17 तक आया हुआ, जो रेट डेटा बुक है ये सारी चीजें आई हुई है। लेकिन मैंने अभी भी देखा था बहुत सारे लोगों ने रेट डेटा बुक को मतलब ऐसे कह रहे थे जो कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा ऐसे कह रहे थे, लेकिन कुछ नहीं होता ऐसा। पहले का सिलेबस अलग था, अभी का सिलेबस, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक का बैगेज नहीं रखे। हाँ, जो नीट में आया हुआ है उसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जो नए क्वेश्चन है उनसे, ये सच्चाई है। तो नीट में जो क्वेश्चन आया वो आप ध्यान रखें, डीकैप्सिटेशन कैप्सिटेशन वो सारी चीजें ध्यान रखें, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर है मानता हूं, लेकिन वो नीट में आए हुए। लेकिन जो नीट में नहीं आया हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछे जाने की कम है, जो नीट में पूछा गया है उनसे। बाहर से जो नीट में पूछा गया वो आ सकता है क्योंकि वो एक बार आ गया है आपके पेपर में, लेकिन एक्स्ट्रा अब बाहर से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट के लिए कोई बुक नहीं, एक ही है बुक आपका, जो भी है हीरो किंग, जिसको भी बोलिए, उसको जो भी बोलिए, जो है सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ बायो के लिए नहीं, तीनों सब्जेक्ट के लिए। लेकिन आपको पता है केमिस्ट्री और बायो के लिए ज्यादा लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिजिक्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करें। लेकिन अगर आप पढ़ना है तो समरी भी पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर आपसे हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि थ्योरी पार्ट भी पढ़ें, अगर हो पा रहा है तो। नहीं हो पा रहा है तो क्वेश्चन कीजिए, कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन बना के करें, चाहे नोट्स पढ़िए अपना फिजिक्स। तो उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा, आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है क्योंकि वही सब कुछ है। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं था, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। तो जो भी कॉन्सेप्ट लर्निंग है वो सारी चीजें अपने को कहां से करनी है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया रहता है और कुछ क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज में भी दिया रहता है, तो वो सारे भी करने। अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, ठीक है। तो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। हाँ देखिए, तो हमको एनसीईआरटी की हर लाइन क्लियर होनी चाहिए, पहली बात तो यह। अगर आपको जरूरत है, जैसे कहीं कहीं एनसीईआरटी ने शॉर्ट वे में लिख दिया कोई चीज, उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो अगर आपको लगता है तो एनसीईआरटी के बगल में क्या होता है, एक खाली स्पेस होता है यहाँ पे, तो वहां पे लिख दिया। तो वहां पे आपको आपको जैसा लगता है, आप खुद को जैसा समझ सकते हैं वहां वैसा लिख दीजिए। छोटे छोटे ट्रिक्स बनाइए क्वेश्चन के, जैसे मॉर्फोलॉजी, एनिमल किंगडम, इन सब। एनिमल किंगडम से इस बार कितने क्वेश्चन आए थे देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा वेटेज हो गया। तो ये सारी चीजें देखिए, तो ये सारी चीजें क्या कीजिए, इनके कुछ ट्रिक्स बनाइए। क्यों? क्योंकि जब आप ये चीजें एग्जाम में चीजें आपको जब ट्रिक्स के थ्रू आपको डायरेक्ट आ जाती है तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो आपको और ज्यादा अच्छा करता है, तो आपके क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको रोज एनसीईआरटी डेली रीड करना है केयरफुली, मतलब क्या, बहुत बारीकी से। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कोई चीज अगर बारीकी से नहीं पढ़ते तो ऐसा आपने देखा होगा हर बार कुछ नहीं, एनसीईआरटी में आपको नया वर्ड निकलता है। आप एक बार और एनसीईआरटी की समरी और एनसीईआरटी को जो साइंटिस्ट वाला पेज होता है उसको पढ़ने की भी हैबिट डालिए। क्योंकि एक बार नीट 2019 में आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उड़ीसा वाले में, ठीक है, 18 या 19 जो भी हो, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो समरी वाले पेज से नहीं था, वो साइंटिस्ट वाले पेज से था, और समरी वाले से भी क्वेश्चन पूछा गया। मैं एनसीईआरटी हिडन सीरीज भी देता हूँ, वो चीजें वहीं से रहती है और कुछ कहीं अलग से नहीं रहती। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, अब उसकी बातें कर लेते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले पीवाईक्यू आपका 36 ईयर का, एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बिल्कुल जरूरी है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ये आप कर सकते हैं बाद में भी, लेकिन 100 क्वेश्चन होते हैं, आई थिंक एनसीईआरटी की ही हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। और डीपीपी, डीपीपी कहीं भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट है चाहे उनकी डीपीपी, कोई भी डीपीपी नॉर्मली कर सकते हैं। एक चीज हो, आपको एक कोई ना कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा, ठीक है क्या। तो ये चीजें करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत पूरे साल करेंगे तभी जाके ये सारी चीजें होगी। आप, आपको देखा होगा कि अब 11 महीने ही बचे हैं करीब करीब, क्योंकि मई बीतने वाला है और आपका एग्जाम फिर से मई के शुरुआत में हो जाएगा। तो ये चीज है, आई थिंक बहुत लोग हील भी हो गए होंगे कि क्योंकि नीट में नंबर कम आए होंगे, जो भी XYZ होता है सबके साथ ये फेज जाता है, तो आई थिंक होता है। तो धीरे धीरे समय उसको हील करते जाता है, तो अब तैयार भी हो रहे हैं, अब आप तैयार भी हो रहे हैं उस चीज के लिए कि हाँ अब हम
फिर से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो आपको माइंड, आपकी माइंड बता देती है, आपको आपकी मेहनत बता देती है। ठीक है, तो उस चीज के लिए अगर आप प्रिपेयर हैं तो आप क्लियर होइए कि पहले आपको रिपीट करना है कि नहीं करना है, और कोई ना कोई एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए ही कीजिए। कोई भी आप, आकाश एलेन, जो भी XYZ कोचिंग, उनके किसी के भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज। हाँ, अब हम 11th स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। 11th और 12th मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोशिश रहेगी कि मैं पूरा पढ़ा दूँ, यही चीज़ रहेगी। आपको सिलेबस से पहले भी मतलब फैब वेब से पहले मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, गारंटी हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं।